बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी, और अबू ज़र तबीयत ख़राबी की वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। यकम रबीउल अव्वल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक महीना शुरू हो चुका है जी, और रबीउल अव्वल के महीने में वैसे ही बहुत दुआएँ भी मांगी जाती हैं और लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं कि एक नया महीना जब आएगा और रबीउल अव्वल का महीना बरकतों और रहमतों वाला महीना आएगा तो ज़िंदगी में कुछ बेहतरी भी आएगी। और आप ये देखेंगे कि पूरे महीने ही मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर महफ़िलें मुनक़िद की जाएंगी, महफ़िल मिलाद होंगे, कॉन्फ्रेंसेस रखी जाएंगी, और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ख़ातमुन नबीयीन वो भी शुरू हो रही है। तो ये तमाम सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, और हम ये दुआ करते हैं कि इसकी बरकतें और रहमतें पाकिस्तान पर भी ज़रूर नाजिल हों और हम सब की ज़िंदगियों में ज़रूर सुकून आए। कल टॉप ट्रेंड भी रहा ये, और आपने देखा कि लोग अपनी यादगारें शेयर कर रहे थे, मस्जिद नबवी की तस्वीर लगा रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भी भेज रहे थे। इसी के साथ आज के दिन की मुनासिबत से बात करते हैं जी। आज का दिन 16 साल पहले एक हौलनाक दिन था, एक ऐसा ज़लज़ला जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। हज़ारों लोग इस ज़लज़ले की ज़द में आकर अपने खालिक हकीकी से जा मिले, और हज़ारों लोग ज़िंदगी भर के लिए या तो बीमार हो गए या उनको कुछ ऐसे ज़ख्म आए जो आज तक नहीं भर सके। और फिर जिस कदर तबाहकारियाँ हुई थी वहाँ पर, इमारतों की, घरों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, वो आज तक हम भूले नहीं हैं। मुझे भी याद है 2005 में हम कॉलेज में हुआ करते थे जब ये ज़लज़ला आया, और सारा दिन जो इतलात आ रही थी वो इस्लामाबाद से आ रही थी। मार्गला टावर जहाँ तबाहकारी हुई और मीडिया भी उसी को रिपोर्ट कर रहा था, और फिर एकदम शाम से जब, चूँकि दूर अफ्ताब के इलाकों में ये हादसा बहुत ज़्यादा हौलनाक था, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर पूरी साइड, मुजफ्फराबाद, एबटाबाद, और फिर उसके बाद ख़बरें आना शुरू हुई, तो आप यकीन जानिए कि ऐसे हौलनाक मनाजर देखे हमने, ऐसे दर्दनाक मनाजर देखे कि हम बता नहीं सकते। इस वक्त साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे हम बात करते हैं। जी साउथ, बताइएगा। जी सिमल, आज वो अफसोसनाक दिन है 8 अक्टूबर 2005 को, जब पाकिस्तान में एक तारीखी ज़लज़ला आया जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया और 70,000 से ज़ायद जानें जो हैं वो लोगों की गईं। आज यहाँ पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया था मार्गला टावर्स के आगे। 8:52 पर यह ज़लज़ला, एग्जैक्टली 8:52 पर यहाँ पर दुआया तकरीब करवाई गई है। पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन के कुछ लोग मौजूद हैं जो वहाँ पर ऑन स्पॉट मौजूद थे, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा। सर, आप स्पॉट पर यहाँ पर पहुँचने वालों में से इनिशियल लोगों में शामिल थे, क्या आपने देखा था और आज क्या शेयर करेंगे? जी, ये जिस वक्त ज़लज़ला आया तो किसी को आइडिया नहीं था कि ये इतनी शिद्दत का ज़लज़ला है, और हम सिर्फ इस्लामाबाद को ही समझ रहे थे। हमारे स्काउट्स जो थे स्कूलों में उस वक्त फ़ौरन छुट्टी कर दी गई, रमज़ान था, और बच्चे हमारे पास स्काउट हेडक्वार्टर पहुँच गए, और यूनिफॉर्म में होते हैं स्काउट्स, हम ये स्कार्फ भी होता है, थोड़ी सी रस्सी भी होती है, और हम फ़ौरन कोई 15-16 स्काउट्स के साथ सबसे पहले जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ जो मंज़र था वो ये था कि एक तो हमें यूनिफॉर्म की वजह से अंदर जाने दिया गया क्योंकि पुलिस थी, और गर्दो गुबार भी था, मट्टियाँ उड़ रही थी। तो सबसे पहले हमें कोई उस वक्त एक कमांड नहीं कर रहा था कोई भी, हर कोई कह रहा था कि मैं ईंट उठाऊँ, कोई बंदे को ज़िंदा निकाल लूँ। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें सबसे पहले इस मॉब को कंट्रोल करना है ताकि एक रास्ता खुले, गाड़ियाँ आएँ, रेस्क्यू वैन्स आएँ, जो यहाँ का मलबा है उसको उठाने वाली जो ट्रॉली है उनका रास्ता बने। इन छोटी छोटी रस्सियों को जोड़कर एक बड़ी रस्सी बनाई गई और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करना शुरू कर दिया। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, बच्चों की बात को माना और वो पीछे होना शुरू हुए। उसके बाद फिर हमारे स्काउट्स पिम्स में जो दूसरे हॉस्पिटल थे उनमें एज अ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा सा इनकी नो हाउ होती है फर्स्ट एड की, वो किया। इसके साथ साथ फिर जैसे जैसे काम, मुजफ्फराबाद की खबर मिली, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बॉय स्काउट्स था वो आया, और फिर हमें ये पता चला कि मुजफ्फराबाद में तो इससे ज़्यादा बहुत तबाही हुई है। और जैसे ही मुझे याद है लोहार गली से सबसे पहले स्काउट्स ने अपने तौर पर खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की, और मैंने एक स्काउट लीडर से रब्ता हुआ तो उसने कहा जी हमें सिर्फ ऐसे बेलचे कुदाले चाहिए जो हम मलबा हटा सकें, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम खैर वहाँ पहुँचे और फिर स्काउट्स एक मैपिंग करते हैं, नक्शा बीनी करते हैं। वहाँ जितने स्काउट लीडर थे उन्होंने वहाँ के मुजफ्फराबाद के नक्शे बनाए कि कहाँ पर स्कूल था, कहाँ पर खुदा न खासा वो बच्चे हैं अभी दबे हुए हैं मलबे में, उसने बड़ी हेल्प की। फिर आप ये देखें हमारे वो स्काउट्स जो उन जगहों पर नहीं पहुँच सके, उन्होंने आके हमें आपने सिमल आपने सुना जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि स्काउट्स ने किस तरह
यहाँ पर इनिशियल मनाजिर देखे इस्लामाबाद टावर्स में या मुजफ्फराबाद में। मैं कैमरामैन गुलाम रसूल से रिक्वेस्ट करता हूँ, पीछे वो प्लैंक मौजूद है जो यहाँ पर मार्गला टावर जो लोग अपनी जान का यहाँ पर बाजी हार चुके थे उनके नाम लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि दीज प्रेशियस लाइव्स वर लॉस्ट व्हेन मार्गला टावर्स कोलैप्स्ड ऑन अक्टूबर 8, 2005। 74 ऐसे अफराद थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी जान की बाजी हारी और मुल्क भर में 70,000 से ज़ायद अफराद ने जान की बाजी हारी जबकि 28 लाख अफराद इस दिन बेघर हुए थे। आज उनको याद किया जा रहा है और अल्लाह ताला के हजूर दुआ की जा रही है कि इस तरह का सानिया दोबारा इस मुल्क की तारीख में कभी ना देखने में आए। साउद, बहुत शुक्रिया आपका। आज उनको याद किया जा रहा है, उन तमाम लोगों के लिए दुआ की जा रही है और उनके घर वालों के लिए आज भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। और ऐसा ही एक अफसोसनाक हादसा, ऐसा तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा कल भी पेश आया बलूचिस्तान में, जब ज़लज़ले की तबाहकारियाँ नज़र आईं और हरनाई सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वहाँ पर हमने वहाँ भी देखा कि किस तरह से 20 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए, लोगों की इमारतें, घर सब तबाह हो गए। और कल रात से ही अब तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह से चल रहा है कि उनको खाने पीने की अशिया दी जा रही हैं, जिनके घर तबाह हो गए वहाँ पर खैमे और टेंट्स उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो तमाम इलाके जो मेन एरिया से बहुत दूर हैं उन तक रसाई हो सके और उन तक तमाम तरसीली सामान जो है वो पहुँचाया जा सके। लेकिन फिर अफसोस होता है कि कल रात को कुछ ऐसे मसाइल भी देखने में आए कि लोग खुले आसमान तले बैठे हैं और उन्हें खैमे नहीं पहुँचाए जा सके या खाने पीने का सामान नहीं पहुँचाया जा सका। तो हम किस हद तक सीखते हैं अपने हादसा से और किस तरह से इवॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। उन तमाम लोगों को भी अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करे जो कल के हौलनाक ज़लज़ले में ज़ख्मी हुए। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। बड़ी अहम स्टोरीज हैं जी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप जैसे जानते हैं कि IMF का राउंड चल रहा है और पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर भी बात होगी और बहुत सी पॉलिटिकल स्टोरीज भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। एक और वफाकी वजीर का आवाम को मुफीद मशवरा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस हुकूमत के लिए NRO करार। इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाने पर डट गए। कोरोना केसेस में कमी, NCOC का बड़ा फैसला। पाक इंग्लैंड सीरीज मंसूखी का तनाज़े ECB चेयरमैन को ले डूबा। चूनिया में सनदी स्टेट मंसूबा एक्वा बिजनेस पार्क में तब्दील। आलूदा तरीन शहर लाहौर पहले, कराची तीसरे नंबर पर। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स तबाही के दहाने पर। और 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 16 साल मुकम्मल हो गए। जी, तो ये था आज का। सबसे पहले आज हम बात करेंगे IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और किस तरीके से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं IMF की, ये बड़ी हैरान कुन है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान इनकम और सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाए, सालाना टैक्स हदफ भी बढ़ाया जाए, 63 खरब रुपए किया जाए और बड़े गर्दिशी कर्जे काबू में करने के लिए बिजली के टैरिफ की बुनियादी कीमत में भी इजाफा किया जाए। इन शॉर्ट, IMF ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई एक मरतबा फिर से आए और भरपूर तरीके से आए, जिस पर अभी तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुसलसल ये बताया जा रहा है कि अभी तक कुछ भी डेडलॉक नहीं है, बात चल रही है। देखते हैं कि क्या चीज़ें मानी जाती हैं, क्या चीज़ें मनवाई जाती हैं। लेकिन अगर ये तमाम शराइत मान ली जाती हैं तो फिर आपकी GDP जो है वो 3.4% के लगभग रहने का इम्कान है, महंगाई 9% पर रहेगी, कर्जे GDP का 90% रहने का इम्कान है, अशिया खुरनोश शदीद महंगी हो जाएंगी, जिससे गरीब आदमी पर मजीद बोझ पड़ेगा। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान साहब, ये जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात का राउंड चल रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इसको? जो डिमांड्स हैं IMF की वो तो हमेशा की तरह वही हैं कि महंगाई करनी है, हदफ बढ़ाना है, टैरिफ में, बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दें। देखिए, बुनियादी तौर पे तो दोनों पार्टियां यानी IMF भी और पाकिस्तानी हुकूमत
एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगी कि जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। जी। अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो IMF की जो पॉलिसियां होती हैं वो एक जनरलाइज किस्म की पॉलिसियां होती हैं और वो तमाम मुल्कों के ऊपर यकसा किस्म पर नाफिज करते हैं। हालांकि IMF ये बुनियादी बात भूल जाता है कि हर मुल्क के मरूजी हालात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, हर बात जो है हर मुल्क के ऊपर फिट नहीं की जा सकती। इसीलिए IMF को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान किन कंडीशन से गुजर रहा है। अब आप देखिए ना कि पिछले 2 साल से तो हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं और उसके बाद फिर महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, आपको पता है बिजली यहाँ पे तसलसल के साथ महंगी हो रही है। अगर हमने इन चीजों के ऊपर मजीद अब लोगों पे बोझ डाला और टैक्सेशन को आगे बढ़ाया तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आम आदमी पे मुश्किलात बढ़ेंगी। IMF ये नहीं देखता कि ये जो चीजें हम उनको लागू कर रहे हैं या इम्पोज कर रहे हैं या उनको डिक्टेट कर रहे हैं, इससे आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। उसको अपने माशी मफादात और माशी पॉलिसियों से दिलचस्पी होती है। पाकिस्तान का कंसर्न ये होगा, यानी कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो या माजी की हुकूमत, वो ये देखती है कि बुनियादी तौर पर हम किस हद तक आम आदमी पे बोझ डाल सकते हैं। तो ये एक जंग होती है जो IMF और हुकूमत के दरमियान होती है और जिसके मसल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो अपनी बात मनवाने में कामयाब होता है, वही बात आगे चल सकती है। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम IMF की पॉलिसियां उस हद तक उस पर जाएंगे जिस हद तक आम आदमी के ऊपर हम बोझ डाल सकते हैं। इससे ज्यादा बोझ डालेंगे। सलमान आबिद साहब, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये देखती है कि आम आदमी पर कितना बोझ डाला जाए, तो ऐसा लग नहीं रहा। पिछले कुछ अरसे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। जिस कदर महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, आटा, चीनी, घी, दालें, वो बेसिक चीजें महंगी होती जा रही हैं। सो सलमान साहब, अगर गवर्नमेंट ये देखती है और उसके बावजूद हम बाउंड हैं IMF के, तो क्या आपको लग रहा है कि एक और लहर आने वाली है महंगाई की जो पहले से ही काबू नहीं हो रही है? देखिए, मिसाल तो आपकी कुछ कीमतें आ गई हैं, पाकिस्तान बढ़ी हैं। पेट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में हम अभी भी जो है ना वो सब्सिडीज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए मसला सिर्फ है कि हम हुकूमत को जब देखते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने यहाँ पर अपनी कमजोरियां दिखाई IMF के कॉन्टेक्स्ट में और वही बातें मान ली जो IMF हमसे बनाना चाहता है, तो फिर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में वो आम आदमी पे पड़ेगा। और जब वो आम आदमी पे पड़ेगा तो फिर हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। और हुकूमत तो देखिए ना, अब इस वक्त अपना परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। एक अच्छी हुकूमत के बारे में बात करता है, उसे पता है 2023 में इलेक्शन है, तो यहाँ हुकूमत का इम्तिहान है कि वो किस तरीके से IMF को डील करती है, जिसके नतीजे में जो मजीद दबाव पड़ना है आम आदमी के ऊपर या माशी प्रेशर आना है या माशी मुश्किलात बढ़नी है, उसको वो कम कर सके। तो देखते हैं कि हुकूमत IMF के साथ किस हद तक मामलात में कामयाब होती है अपने एजेंडे के ऊपर, या ये कि अपने एजेंडे पे नाकाम होने के बाद वो IMF का एजेंडा जो है वो कौम पे भी मुसलत करेगी और उसका इम्पैक्ट जो है फिर आम आदमी की जिंदगी में और ज्यादा मुश्किलात की सूरत में सामने आएगा। बिल्कुल सही, लेकिन सलमान साहब, उसके लिए रियलाइज करना जरूरी होगा ना कि आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात हैं, महंगाई आम आदमी का खून निचोड़ रही है। लेकिन माजरत के साथ अफसोस ये होता है जब वफाकी वज़ीर ऐसे बयान देते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि आम आदमी का कुछ नहीं सोचा जा रहा। कल जो रीसेंट बयान आया, आप हमारे साथ ही रहिएगा, वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर हैं अली अमीन गंडापुर, क्या कहा उन्होंने? महंगाई का मुकाबला करने का एक मुफीद मशवरा दे दिया। वो मशवरा मैं रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको सुनवा जरूर सकती हूँ। इन लोगों ने हमारे ऊपर अरबों डॉलर के, हजारों अरब डॉलर के कर्जे चढ़ाए। मैं सोचता हूं कि लोग कहते हैं महंगाई है, अगर इमरान खान की तरह मसरूई काम करे, कर्जा ले, आपको सब्सिडी दे, ये धोखा है। चीनी कितनी महंगी है, 9% इन्फ्लेशन। अगर इमरान खान आपको धोखा नहीं दे रहा और आपके लिए वो कर्जे लेकर मसरूई चीज सस्ती नहीं कर रहा, कल कर्जा फिर आपने उतारना है, आपके बच्चों ने उतारना है, तो कितना फर्क पड़ गया 9% से। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूं, तो अगर 9 दाने कम हो जाएं, तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं। 9 दाने कम डालने तो मैं बचा लूंगा, और जिन कर्जों का ये जिक्र कर रहे हैं यही वो हुकूमत है जिसने तारीख साज कर्जे ले चुकी है, अभी तक रिकॉर्ड उसका भी कायम है। अच्छा, ये सिर्फ बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है सलमान आबिद साहब, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन ये जरा परवेज खटक माजी में क्या कहते रहे हैं वो भी सुनिए। ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाए फिरे, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। अच्छा, सिर्फ विभागीय वजीर परवेज खटक तक की बात नहीं है, मुश्ताक गनी साहब 2 मरतबा, एक दफा टमाटर पर और एक दफा रोटी पर क्या कह चुके हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा।
बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सके। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटी तो जी अब देखिए सलमान आबिद साहब, ये डिनायल मोड में हुकूमती वुज़रा और हुकूमत नजर आती है, तो ये टमाटर वाला बयान भी है जो अभी मुश्ताक गनी साहब दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैसेज तो चला गया। क्या कमेंट करेंगे सलमान आबिद साहब? यहाँ पर तो हालात ये हैं कि आवाम को कम खाने का मशवरा दिया जा रहा है कि बस उसी में बचत है। देखिए, इस हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। इस हुकूमत को अगर खतरा है तो अपने अंदर बैठे हुए इन खुदकुश हमला आवरों से है। यानी ऐसी ऐसी अजीब गरीब और बेतुकी गुफ्तगू हमारे वफाकी गुजरा करते हैं जिससे देख के एहसास होता है कि वाकई वो जो कहा जाता है ना इमरान खान के बारे में कि उनकी जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर जो एतराज़ात उठते वो काफी बजा है। अब वफाकी गुजरा जो है ये सूबाई हैं, इसकी अंदाजा नहीं है कि लोग किस कैफियत से गुजर रहे हैं, लोग किन हालात से दोचार हैं, लोगों की माशी मुश्किलात क्या हैं। आप उन माशी मुश्किलात को एड्रेस करने की बजाय अगर इस तरह के बेतुके मशवरे देना शुरू कर दें तो फिर मैं भी एक मशवरा दे देता हूँ इन हुक्मरानों को कि ये जो अपनी शाख खर्चियां हैं और इतने बड़े बड़े वज़ीर-ए-आला हाउस बनाए हुए हैं, गाड़ियां दी हुई हैं, ये भी छोटी छोटी सुजुकी गाड़ियों पे आ जाए ना ताकि कौम की बचत हो जाए। और ये जो बड़े बड़े इस वक्त एयर टिकट्स के नाम पे, मरात के नाम पे MPs MNAs गुजरा को जो मराते मिल रही है वो भी विड्रॉ कर दे ताकि कौम का भला हो जाए। हमारे गुजरा को ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह के बयानात जो हैं वो ना सिर्फ उनको तमाशा बनाते हैं बल्कि इमरान खान के लिए भी एक मुश्किल पैदा कर देते हैं। जब उनके वफाकी वजीर इस तरह की बात करते हैं तो फिर लोग तो हंसते हैं और लोग मजाक भी उड़ाते हैं और इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं। और सलमान आबिद साहब, बात यहीं तक नहीं है, महंगाई को बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा हमने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दे दी, इससे आगे की बात है। फिर वो कहते हैं जी इतने लाख बाइक्स बिके हैं इसका मतलब गुर्बत नहीं है, इतने लाख लोग नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं इसका मतलब गुर्बत नहीं है। जो 40% गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसे आपने कहा कि ये इस हुकूमत को अपने ही वुज़रा से और ऐसे वुज़रा से ज्यादा खतरा है, तो फिर इमरान खान साहब के पास क्या टीम नहीं है? उनको कोई मशवरा क्यों नहीं देता कि ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दें कि जो उनके लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर खुद ही सवालिया निशान लगा देते हैं? देखिए ना, अभी आपने कुछ वफाकी वज़रा के बयान सुनाए हैं, इसके अलावा हमने फैसल वाडा को भी देखा है। लॉन्ग लिस्ट पूरा चलाने लगते हैं शो खत्म हो जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब को अपने वफाकी वज़रा और सूबाई कैबिनेट जो KPK की और पंजाब की है उनके साथ बैठ के एक सीरियस गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई आप लोग मेरी हुकूमत का तमाशा मत बनाएं, मेरे लिए मुश्किलात ना पैदा करें। लोग जिस कैफियत के साथ गुजर रहे हैं, लोग जिन माशी मसाइल के साथ गुजर रहे हैं उनके साथ खड़े हों। उनको ये ना कहें कि गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, उनको ये ना कहें कि महंगाई नहीं है, उनको ये ना कहें कि जी हमने नौकरियों के अंबार लगा दिए हैं। तो जो रियलिटी है उसको तस्लीम करें और उससे निमटने के लिए हिकमत अमली बनाए। और जो वफाकी वज़रा इस तरह की फजूल बयानबाजियां करते हैं उनकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आपने देखा पिछले दिनों शहरियार आफरीदी साहब जो है वो अमेरिका में टी-शर्ट पहन के क्या अपनी वीडियो जारी करते रहे अमेरिका के खिलाफ। एक वफाकी वजीर अगर इस तरह की बयानबाजियां और जहां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को ही, और जी वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो हुकूमत के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं और रियासत पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपने अंदर जो इस तरह के लोग हैं उनका खुद अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम। चलिए सलमान साहब, मेरी और आपकी ख्वाहिश पर तो कुछ नहीं होता, ये होना नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, लेकिन एक कंक्लूडिंग लाइन अगर आप दे दें। और IMF के साथ जो हमने बात शुरू की थी, मुज़ाकरा चल रहे हैं पाकिस्तान के, अगर सालाना महसूलात का हदफ 58 खरब से बढ़ाकर 63 खरब करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि टैक्स की मद में भी, महंगाई की मद में भी और बाकी सारी चीजों की मद में एक नया तूफान आने वाला है आवाम के लिए। देखिए मेरा मैसेज तो यही है कि इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को और हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि 2023 के इलेक्शन में अगर उन्होंने जाना है तो फिर IMF से अपने मामला तय करते हुए आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिश करें। अगर आप आम आदमी पे मुश्किलात बढ़ाएंगे, उन पे बोझ डालेंगे, तो पहले ही हुकूमत के तसव्वुर जो है या हुकूमत का जो परसेप्शन है उसके बारे में लोग सवाल उठाते हैं, तो मजीद सवाल उठाएंगे, लोगों की मसाइल और बढ़ जाएंगे। पिछले और अभी आगे आपको पता है KPK में नवंबर और दिसंबर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है और पंजाब में कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। तो जब ये इलेक्शन आने हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस से लोगों की माशी जिंदगी को आसान करना पड़ेगा ना, अदरवाइज लोग आपको वोट क्यों देंगे?
सही, बिल्कुल सही। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि जब आवाम ने आपको पॉपुलैरिटी दी, आपको वज़ीर आज़म बनाया, तो आवाम की बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी सपोर्ट थी। अब वही आवाम और वही लोग जो हैं वो तंग आए नज़र आते हैं महंगाई के हाथों। और इमरान खान साहब के ये जो वज़रा डिनायल मोड में हैं, इनके ऑब्वियसली आवाम की परेशानी में ये और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना होगा कि वो आवाम की साइड पर खड़ी है या सिर्फ अपने ओन पर ही खड़ी है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तरक्की करने की, बेहतरी की तरफ जाने की, तो कुछ मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंडस्ट्री को हम कहते हैं कि मुल्क की बैकबोन की हैसियत रखता है इकॉनमी में, लेकिन उनको मैनेज कैसे करना है। इंडस्ट्रियल जोन्स, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन या इकनॉमिक जोन्स का नाम हम दे देते हैं, लेकिन हाउ डज़ इट वर्क, इसका फ़ायदा क्या होता है? और जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं उसका ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि आम आदमी और आवाम को कैसे फ़ायदा पहुँचता है, इस पर आज हम बात करेंगे कि किसी भी मुल्क में इंडस्ट्रियल स्टेट्स होना कितना जरूरी है। पेडमिक एक ऐसा इदारा है, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो इस तमाम चीज को ना सिर्फ मैनेज कर रहा है बल्कि बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ साथ हम इसमें कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में फायदा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन पेडमिक हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नबील हाशमी साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबसे पहले तो आप आम आदमी के लिए ये बताइएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका मुल्क की तरक्की में कितना अहम रोल होता है और क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पहले तो आई थिंक पता चलना चाहिए पेडमिक भी है क्या। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद हम पेडमिक पे आते हैं कि वो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली ऐसी जोन्स होती हैं जो कि हुकूमतें क्रिएट करती हैं और उन जोन्स के अंदर स्पेशल फैसिलिटेशन जो सनतकार होते हैं उनको दी जाती है, जिसके अंदर कस्टम टैरिफ्स, इनकम टैक्स रिबेट्स या जो फैसिलिटीज जैसे पावर, यूटिलिटी, गैस की अवेलेबिलिटी होती है, वो उनको ना स्पेशल एक पैकेज दिया जाता है। और वो इसलिए दिया जाता है कि फास्ट ट्रैक के ऊपर डेवलपमेंट वहाँ हो। फॉरेनर्स के लिए भी बहुत अट्रैक्शन होती है उसके लिए, मुकामी जो सनतकार हैं उनके लिए भी बड़ी अट्रैक्शन होती है, और उसकी वजह से फिर जॉब क्रिएशन का भी एक फास्ट ट्रैक मॉड्यूल होता है। बिल्कुल सही, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड अप होती हैं। ये वो इंसेंटिव्स हैं जो उनको ऑफर किए जाते हैं कि आप इस जोन का हिस्सा बने। अब बताइएगा कि पेडमिक क्या करता है? पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी 2004 में बनी थी। ये हुकूमत पंजाब की कंपनी है। इसने अब तक 9 इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना चुकी है, तकरीबन 2800 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, लगभग 15 लाख लोग इसके अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं इस वक्त। और इसका काम जो है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स ए डेवलपमेंट कंपनी। इट डेवलप्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड देन मैनेजेस इट। और ये कंकरेंटली इसी तरीके से ये मैनेज करती रहती है। बट इसका जो मॉडल है ये प्राइवेट सेक्टर लेड मॉडल है। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपर्टीज़ होती है वो वहाँ डिप्लॉय की जाती है। और उसी वजह से आप देखेंगे इस वक्त जैसे लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, फैसिलिटेशन भी उसी तरीके से है। कोट लखपत का भी यहाँ अगर आप 15 साल पहले आते, बिफोर पेडमिक टुक ओवर, तो दिस वाज लाइक ए जंगल, यू नो, बड़ा यहाँ प्रॉब्लम था। तो आज ये भी उसकी अम्ब्रेला के अंदर है। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट, रहीमियार, बलवाल जो है, बिहाड़ी जो है, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट कायद आज़म बिजनेस पार्क जो M2 के ऊपर इस वक्त हम बड़े फास्ट ट्रैक पे बना रहे हैं, वो हमने सनतकारों को कमिट किया है। It says a special economic zone. It's going to be even better than सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट with all the facilities, जिसमें ख़ास तौर पे दुनिया में अब जो compliances के इश्यूज आ रहे हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, वो हम वहाँ प्री जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की और जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो हम वहाँ पहले से ही हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना भी बड़ा आसान हो जाता है जब एक ही जोन हो जहाँ पर जाकर ये सब कुछ करना है। इसमें सर इन्वेस्टर्स का फ़ायदा हो सकता है या इंडस्ट्री को बड़ा एक प्रॉफिट और बूम मिल सकता है कि आप एक ही जगह पर जब इंडस्ट्री लगाएंगे और वहाँ आपको गवर्नमेंट मराद दे रही है और गवर्नमेंट अकोमोडेट कर रही है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की और फिर ट्रस्ट जो एक कहीं गैप आ रहा होता है वो भी खत्म हो जाता है और आप अपने सारे इश्यूज कोलैटरल इकट्ठे करके गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकते हैं और एक ब्रिज की सी हैसियत बन जाती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं जी। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, पाकिस्तान हैज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज दी, अगर आप रीजनल इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान तकरीबन 108 पे पिछले साल था। इस साल कुछ बढ़ रहा है, लेकिन
पिडमिक ये क्लेम करती है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं हम वैसे 2 डिजिट में हैं, वी आर एट 50 बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज। मतलब अगर सुंदर में किसी ने सनत लगानी है या कायदे आजम बिजनेस पार्क में अगर किसी ने सनत लगानी है तो मैं गारंटी करता हूँ 72 घंटे में बिजली का कनेक्शन दे देता हूँ। जबरदस्त, ठीक है जी। और यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो या हमारे सरमायाकारों को या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को परेशान कर देते हैं कि कहीं पर एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ये तमाम फैसिलिटीज। राइट, सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स डबल डिजिट, दैट इज व्हाट टू एवरीबॉडी हु कम्स इनटू आवर इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सेकेंडली जो इसका जो डे टू डे अफेयर का जो इसका जो फैसिलिटेशन होती है कस्टमर्स की, ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, गटर बंद हो जाता है, वो ये हो जाता है, पूरी एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है जो वहाँ एग्जिस्ट करेगी। और जैसे सुंदर के अंदर भी है, कोटलखपत में है, मुल्तान में हमारे अपने गार्ड्स हैं, अपने लोग हैं जो हमारे सारे हैं। और ये सारे मजे की बात है, हमने हुकूमत पंजाब के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला हुआ। अच्छा। ये टोटली सेल्फ फंडेड है। ऑपरेशनल और मैनेजमेंट चार्जेस प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुद देते हैं और उसको खुद ब खुद मैनेज करते हैं। बिल्कुल सही। और आई थिंक मेजर स्टेक होल्डर्स को सर ऑन बोर्ड लेने का फायदा ये सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, फैसिलिटीज तो सबने आपस में मिलकर एक जो कंपनी बनाई गई है उसने मैनेज करना है। हम अक्सर शिकायत करते हैं गवर्नमेंट से कि वो मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन जो 2004 में लिया गया। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाज वन थिंग बट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज आल्सो अनदर थिंग। लेकिन एज ए सनतकार मैं जब लगाता हूं तो मुझे बिजली कितनी जल्दी मिलती है, गैस कितनी जल्दी मिलती है, ब्रेक डाउन होता है तो उसका एकदम रिवर्ट बैकअप उसमें क्या फैसिलिटी वगैरह होती है, दैट इज द की जो सनतकारों को चाहिए। देखें बिजनेसमैनों का जो काम है ना बिजनेस करने का, बिजनेसमैनों को ये काम नहीं है कि जी बिजली कहाँ से आ रही है तो गैस कहाँ से आ रही है, और ये दे हैव टू डू द बिजनेस एंड ऑपरेशन साइड पे परेशानी आ गई तो फिर बिजनेस नहीं होगा। एंड आल्सो क्रिएट जॉब्स, दैट इज द की। और पिडमिक का जो रोल है ना वो मेन इसमें ये है कि डेवलप इंडस्ट्रीज, आप हम जगह लोगों को प्रोवाइड करें और वो सनतें लगाएं और जॉब्स क्रिएट करें। दैट इज आल्सो द की टारगेट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। सो आई एम गोना आस्क यू अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आम आदमी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। आपने जॉब क्रिएशन का बार बार जिक्र किया, कैसे ये जॉब क्रिएट करते हैं? हमारे मुल्क में तो वैसे ही बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक गैप है कि हमारा वो स्किल्ड पर्सन जो बाहर जाके जॉब करता है वो पाकिस्तान में रहकर अपने स्किल्स के जरिए जॉब क्यों नहीं कर सकता? कैसे जॉब क्रिएशन होती है इसमें? जॉब देखें, जब फैक्ट्रीज लगती हैं और मैन्युफैक्चरिंग की लगें, और अब तो अब कायदे आज़म बिजनेस पार्क के अंदर हमने सर्विस सेक्टर को भी सपोर्ट करने का, वहाँ जैसे वर्चुअल ऑफिसेज हैं, आईसीटी की जो हब्स हैं, जो इंटरनेट रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फिर सनतों को, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज जो हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज, उसका भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि प्लग एंड प्ले मॉडल्स वहाँ हम अवेलेबल करें, विच वुड मीन कि सनतकार कोई भी आता है उसको फैक्ट्री तैयार नहीं करनी पड़ेगी, उसको तैयार शुदा शेड्स, बिजली, गैस, पानी उसको मिलेगा, वो आए अपनी मशीनरी लगाए स्टार्ट कर ले। दैट इज व्हाट क्रिएट्स जॉब्स। ये हमने कैलकुलेशन ये की है कि हर एकड़ जो इंडस्ट्रियल जोन हम बनाते हैं उसमें लगभग कोई 200 नौकरियां बनती हैं। ठीक है, तो पिडमिक का जो रोल है वो ये है कि जी कि हर साल एक तकरीबन हमारा जो अपनी प्लानिंग है, हम समझते हैं कोई 15 से 20 हज़ार एकड़ इंडस्ट्रियल जोन्स हमें हर दूसरे साल बनाने हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 25 लाख हमने नौकरियां क्रिएट करनी है। बिल्कुल, और ये बड़ा इजी फार्मूला बन जाता है सर कि ये डायरेक्टली और जो है वो उसके साथ पॉसिबल हो जाता है कि जितनी इंडस्ट्री जोन फैलेगा उतनी ही नौकरियां जो हैं, जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। इट विल आल्सो टेक द लोड ऑफ द सिटीज। शहरों में जो मशरूम ग्रोथ्स हो रही हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, वो भी बड़ा क्रिटिकल है एनवायरमेंटली। स्पेशल जोन्स हो जाएंगे ना तो फिर रेजिडेंशियल एरियाज पे ये जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको भी जाना पड़ेगा उस तरफ, और गवर्नमेंट भी आपका साथ देगी उसको मेक श्योर करने में, बट मुझे लगता है कि दैट इज अ लॉन्ग रोड, उस पे आने में भी बड़ा टाइम लगेगा। अभी आजकल किन किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? इस वक्त जी मेन प्रोजेक्ट हमारा कायदे आज़म बिजनेस पार्क ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अपकमिंग हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है जी पंजाब में, दैट इज द चूनिया एक्वा पार्क। और इट इज़ ए पार्क जो कि जो ड्राई बेल्ट है ना, ये ओकाड़ा से कसूर तक एक पूरी ड्राई बेल्ट है, और उस ड्राई बेल्ट ब्राउन है वो यूटा यूनाइटेड स्टेट्स के वो जो डेजर्ट एरियाज हैं ना, अगर आप वहाँ जाएं, इट्स अबाउट हाफ एन आवर ड्राइव फ्रॉम लाहौर, तो वो बिल्कुल वही वहाँ है, कोई मतलब वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो उसके अंदर जब हमने उसको जब देखा तो वहाँ एक हमारे पास लैंड थी जो पिडमिक की इन्वेंट्री में थी, तो 2 फुट नीचे पानी है, सलाइन वाटर है, एंड देन आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लुक्ड इनटू इट, एंड टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट्स अपने बोर्ड में बहुत से माशाल्लाह कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स हैं जो मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा हैं,
तो वी इवेंचुअली फाइनलाइज्ड कि यहाँ श्रिम्प फार्मिंग और तिलैपिया की फार्मिंग जो है वाटर टेस्ट हमने किया वो पॉसिबल है, तो हमने वो पंजाब गवर्नमेंट को दिया है। पंजाब गवर्नमेंट, इनफैक्ट द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, वी होप to inaugurate it very soon. इंशाल्लाह जी, और अगर ये इनॉग्रेशन हो जाए और आपके बाकी प्रोजेक्ट्स भी और ज़्यादा एक्सेल करें, तो मेरा जो उसमें कंसर्न है वो नौकरियों के हवाले से कि गरीब आदमी का रोज़गार लगा रहे, वो भी फ़ायदा होगा। दूसरा मेरा कंसर्न बिजनेस कम्युनिटी के लिए है कि उनको अकोमोडेशन मिले, वो भी मिल रहे हैं, आप लोग अकोमोडेट कर रहे हैं हर तरह से। सो गुड लक फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड प्रोडक्ट्स। आई होप कि ये बहुत जल्दी कंप्लीशन की तरफ भी जाए। और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश है कि साल में 2 साल बाद लगने चाहिए और उससे बेहतरी आए। मियांवाली ऑल्सो, Bahawalpur also, Rawalpindi also. So good luck for all of that. Thank you so much for coming in the studio. और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज ऐसे होते हैं सेलिब्रेट करने का बड़ा मज़ा आता है। तो आज जो आलमी दुनिया दिन मना रही है वो जी अंडे का दिन। अंडे का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। पर प्रोटीन से भरपूर ये वो आइटम है जिसको बच्चों से लेकर बड़ों तक ना सिर्फ ये पसंद होता है बल्कि खाना भी चाहिए। वो आपको याद होगा, हम बचपन में कहा करते थे संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, जिनको बाद में हमने डंडे भी कर दिया था। बहरहाल जी, अंडे में प्रोटीन, आयरन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन है वो इस वजह से भी हो जाती है कि हम अंडे का शुमार उनकी ग़िज़ा में नहीं करते और रोज़ का एक अंडा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो अभी एक रीसेंट रिसर्च आई है उसमें एक आया कि रोज़ाना की बुनियाद पर 2 अंडों से अपनी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से हम 12 ग्राम प्रोटीन्स ले सकते हैं और इस समेत विटामिन ए, डी, बी, आयोडीन और दीगर अज्जा भी हासिल कर सकते हैं। अंडा खाने से विटामिन जस्ट करने की सलाहियत बढ़ जाती है और फिर सब्जियों और सैलेड की सूरत में भी इसे लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है आप इसे उबाल कर खाएं, अंडा फ्राई करके खाएं, ऑमलेट, किसी भी फॉर्म में आप अंडा लें। फ्रेंच टोस्ट भी बना सकते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। इसके साथ साथ दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसमें यह ख़ास बात होती है कि आपकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको ये बहुत ज़्यादा स्पीडी कर देता है और बच्चों के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर बच्चों को हमने देखा है और बड़ों को भी देखा है कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, यानी कि बिनाई की शिकायत आ जाती है। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो आपकी बिनाई की शिकायत दूर हो जाएगी। जल्द, बालों और जिगर के लिए ये बहुत अच्छा है और दिल के अमराज से ये दूर रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो फिर ये बात आपने याद रखनी है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। और आज हैप्पी एग डे है और आप इसको सर पे हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाजरीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने जो कल बड़ी अहम बात की है कि अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबर मिलने को है। न्यूजीलैंड दौरा मनसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर हम बात कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। फिर उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जो काम हुए उस पर भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि इस पर मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो चाहे पिचेस के हवाले से हो, टीम मैनेजमेंट के हवाले से हो। इस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई फवाद कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दोबारा स्केड्यूल करने के लिए राब्ते में है पीसीबी से। इसका मतलब है कि हमने जो अपना मौक़िफ़ उठाया या पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया था उसका अब कुछ ना कुछ असर नजर आ रहा है। देखिए, सिर्फ रिएक्शन से बात नहीं होती। रिएक्शन तो हम पिछले 15 साल से देते रहे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम किया है पिछले 7-8 साल में, जिस तरह से पीएसएल को वापस लेके आए और उसके बाद जब मजाक उड़ाया जाता था पाकिस्तान में कि बहुत सी बी टीम्स भी आ रही हैं और वर्ल्ड 11 भी आई थी, बहुत सारी टीम्स आई थी, तो ये सारी मेहनत जब थी उसके बेसिस पे जब आपने शोर मचाया तो दुनिया में एक परेशानी जागी। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो थे न्यूजीलैंड के फॉर्मर, उन्होंने शोर मचाया जिस पे प्रेशर इतना पड़ा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कल रिजाइन करना पड़ा। जी। सो ये सारी
टीम थी, ये अकेला एक ऐसा नहीं है कि एक टीम नहीं आई और हमने सिर्फ शोर मचाया, सारा कुछ हो गया। इसके पीछे बहुत ज्यादा हमारी तैयारी थी, हमारा होमवर्क था, हमने बड़ा काम किया हुआ था। सो किसी भी मुल्क के लिए अब आसान नहीं है कि पाकिस्तान के टूर वो कैंसिल कर दे और कुछ नहीं होगा और खामोशी रहेगी। जी, जी। ये सारा कुछ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आपने ये जो बात की ना, किसी मुल्क के लिए अब आसान नहीं है कि वो रिजेक्ट करे या डिनाई कर दे या स्केड्यूल करके कैंसिल कर दे और उससे जो है वो आसानी से निकल जाए। अब ये जो दोबारा स्केड्यूल किया जा रहा है न्यूजीलैंड की टीम के साथ, आपको लगता है ऑब्वियसली वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ही ये हो सकेगा, 2022 की बात की जा रही है। सो इसमें आप कितना क्रेडिट चेयरमैन पीसीबी को देंगे? देखिए, चेयरमैन पीसीबी ऑब्वियसली आए हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उन्होंने भी इस पे अपनी कोशिश जरूर की होगी। लेकिन देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि हम सडनली कोई एक आदमी किसी जगह पे आता है तो हम उसको क्रेडिट भी बहुत ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ नुकसान हो जाए तो फिर हम शोर भी उसी पे सारा कुछ डाल देते हैं। सो आप देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के थ्रू हमने पिछले 7-8 साल से काम किया। पीएसएल यहाँ लेके आए, टीम प्लेयर्स आए, इंटरनेशनल प्लेयर्स एज अ कमेंटेटर आए, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के। सो वो सब यहाँ पर आके रहे, इन्होंने देखा कि हालात ऐसे नहीं है जैसा बताया जाता है, और उन सबकी सपोर्ट की वजह से लोगों ने हिम्मत की और टीमें आई। सिर्फ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अब रह गई। सो उनकी आने से पहले ये एक कोशिश की गई इंटरनेशनल की थी ये टीमें ना आ सकें, और काफी हद तक वो कामयाब हुए। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जो कुछ भी हम काम कर रहे थे कि उन मुल्कों को भी बैकफुट पे जाना पड़ा, और अब न्यूजीलैंड जैसे बात कर रही है, इसी तरह इंग्लैंड पे प्रेशर पड़ा। तो ये हमारी मेहनत है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। रफीक साहब अभी आए, उन्होंने भी ऑब्वियसली जो कुछ वो कर सकते थे किया, लेकिन हम ये कतई तौर पे नहीं कह सकते कि जो पिछले लोग थे उनकी एफर्ट शामिल नहीं थी। सब लोग। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब भी कोई नया शख्स आता है तो इदारे की मसाइल को जब हाईलाइट करता है तो सारे का सारा मलबा पिछलों पर डाल दिया जाता है। ये सिर्फ पीसीबी की बात नहीं है, ये आप गवर्नमेंट की भी देख लें, आप मुख्तलिफ इदारों की प्रॉब्लम्स देख लें, तो ये तो एक जनरल रवायत है जो चली आ रही है। आपने इंग्लैंड की जो जिक्र किया बार बार, इंग्लिश बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ले डूबा ये तनाज़ जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज मनसूखी हुई है। इतने एथिकल रेजिग्नेशंस पाकिस्तान में तो नहीं हुआ करते कि मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर या प्रेशर के ऊपर आप रिजाइन कर दें, लेकिन विकेट्स तो गिर रही हैं पीसीबी के अंदर भी। तो ये दोनों चीजों को जरा लिंक कीजिएगा। देखिए, वहां पर जो विकेट गिरने की आप बात कर रही हैं, उनके सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उन पे प्रेशर पड़ा और उन्हें रिजाइन करना पड़ा। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। हमारे यहाँ काफी हद तक होता है कि जी नए लोग आए हैं, वो नई टीम लेके आते हैं और हम पहले से एक माइंड बना के आते हैं। हमें समझ आ रहा होता है कि जी ये आदमी अगर नहीं पसंद है तो मैंने नहीं रखना है, रादर कि हम प्रोसेस के थ्रू देखें कि वो इस पोजीशन पे अगर मौजूद है तो वो क्या अच्छा काम कर रहा है, रह सकता है या जारी रखा जाए। हम एक दिमाग बना के आते हैं। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम टीम के साथ काम हमारे यहाँ लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर शोबे में सुल्तान रही को हीरो बनना होता है, हर जगह हमने शो करना होता है। हम बहुत कम जगहों पे होते हैं कि हम एज अ टीम काम करें, एज अ टीम आगे बढ़ें। हम जहां भी कोई एक आदमी आता है तो वो वन मैन शो की तरफ जाता है। बिल्कुल सही फवाद, और ये एज अ टीम जब हम काम नहीं कर पाते तो इनफरादी हैसियत में बहुत गलतियां होती हैं और फायदे कम होते हैं। एक छोटा सा कमेंट मैं आपका जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और कल रमीज राजा साहब ने ये कहा कि एक सरमायाकार ने ब्लैंक चेक ऑफर किया है टीम को कि अगर वो इंडिया को हरा दे। वन लाइनर, क्या हम इंडिया को हरा सकते हैं जो पहला मैच है हमारा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ? देखिए, हम हरा सकते हैं, बट ये भी एक जज्बाती और वो वाला है। हम वर्ल्ड कप जीतने की बात क्यों नहीं करते? हम लोग खेल को खेल की तरह रहे। हमें वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जिसमें इंडिया को भी हराना है जी। हम का मतलब ये कि फिर इंडिया को हरा के हम वापस आ जाएं। सो हमें ना लोगों को भी, देखने वालों को समझना चाहिए, खेल खेल है, ये किसी मैदान में नहीं है। तो हमें खेल को खेल की तरह रहना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको कहना चाहिए कि जी वर्ल्ड कप जीत के आए तो आप
ब्लैंक चेक ठीक है फवाद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऑन अ लार्जर स्केल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स को आप नहीं समझा सकते। ये इट्स बिन डेकेड्स कि हम इंडिया के साथ मैच को ऐसे ही इमोशनल होकर भी देखते हैं, सीरियस होकर भी देखते हैं। सो लेट्स सी जी होता क्या है। बात आपकी है, वर्ल्ड कप की बात होनी चाहिए, एट अ लार्जर स्केल बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है। और जब पाकिस्तान के स्टैंड करने की बात आती है तो एक और इशू जो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है, और आपको इंडेक्स रिपोर्ट अगर हम बताएं तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है जी पाकिस्तान का दिल लाहौर, जो कि पहले नंबर पर है। कराची तीसरे नंबर पर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची और लाहौर की फिजा मुज़र सेहत है, और फहरिस्त में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले और कराची तीसरे नंबर पर है। और इसमें आलूदा ज़रात की मिकदार जो है वो 163 बताई जा रही है, जबकि कराची में 154 रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दुनिया के आलूदा शहरों में भारत का शहर दिल्ली जो है वो दूसरे नंबर पर है, और दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदा मुज़र सेहत ज़रात जो है वो हवा में मौजूद हैं, और 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी जो है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। स्पोक्सपर्सन एनवायरनमेंट साजिद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें लाहौर नंबर 1 और कराची नंबर 3 पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीमल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बेसिकली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालने का तरीक़ेकार है, या जो भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर तो कोई गवर्नमेंट के स्टेट से है ना, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि आलूदा तरीन है। मगर अगर आप किसी का प्राइवेट अगर कोई डिवाइस लगी हुई है एयर पॉइंटर की, और आप उसका सिर्फ पीक आवर्स का डेटा अगर उठाएं, यानी कि दोपहर में ट्रैफिक बंद है और आप फॉर इंस्टेंस यूएस एम्बेसी का डेटा ले रहे हैं, तो वो आपको दुनिया में आलूदा तरीन ही नजर आएगा। इसका बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड है वो ये है कि हम लोग 24 आवर्स का शहर के अंदर 5 डिफरेंट पॉइंट से डेटा लेते हैं, और फिर एक फार्मूले के तहत हम इसका एक स्टैंडर्डाइज जो एग्रीगेट है वो निकालते हैं, और हम नेक्स्ट इसका जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका डेटा हम शेयर करते हैं। आपकी बात ठीक है, स्मोक हर साल आता है, इस दफ़ा भी आ रहा है, मेजर्स भी ली जा रही हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं, मगर इसके अंदर ना हम सबको कोऑर्डिनेशन के अंदर चलना पड़ रहा है। और इसमें अकेला एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या सॉलिड वेस्ट LWMC इनकी बात नहीं है, इसमें ये बातें हर दफा होती हैं कि हम प्राइवेट डाटा को नहीं मानेंगे, या प्राइवेट जो भी सर्विस हैं उनको नहीं मानेंगे, जो गवर्नमेंट का डाटा है उसको माने। गवर्नमेंट ने अगर पूरे शहर में लगाए ही 5 हैं तो, और यूएस एम्बेसी वाला इन द सेंटर ऑफ द सिटी लगा हुआ है, तो फिर जो इंटरनेशनल सर्वेयर्स हैं वो तो उन्हीं का इंडेक्स लेकर उसको सही भी मानेंगे ना। कहीं ना कहीं तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। दिल्ली क्यों नहीं नंबर 1 पर आ गया? वहां भी पीक आवर्स होते हैं, वहां भी ट्रैफिक होती है, लाहौर ही क्यों नंबर 1 पर है? सिमिल, इसके अंदर ना 2 चीजें हैं। देखो, जब आप कोई भी एयर क्वालिटी पोल्यूशन मॉनिटर की आप डिवाइस लगाते हैं ना, जी। तो उसके लिए स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। अब देखो, अगर आप वही डिवाइस गाड़ी के सलेंसर के पीछे रख देंगे ना, तो आपको जो डेटा आएगा वो चेंज होगा। अगर आप उसको एक सर्टेन हाइट पे लगाएंगे, डेटा और आएगा। अब इसी तरह डिफरेंट जो चीजें ना उस डिबेट में नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली ना 24 आवर्स की बेस पे जो डेटा निकाला जाता है ना, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो 200 और 300 की रेंज में आ चुका है। इस पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मेजर्स भी ली जा रही हैं। हमारे क्या मेजर्स ली जा रही हैं इस दफा स्मॉग के लिए? ऐसा नहीं होता सर कि चुटकी बजाई और ओहो स्मॉग आ गया। पूरा साल पता होता है कि अक्टूबर एंड से स्मॉग स्टार्ट हो जाएगी। क्या मेजर्स ली जा रही हैं? बेसिकली हम तो राउंड द ईयर काम कर भी रहे हैं, करते भी रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। और देखिए, हम लोगों की जितनी एक्टिविटीज हैं, जैसे ब्रिकिंस हैं, वो पूरा साल राउंड द ईयर हम चेक करते हैं। इंडस्ट्रीज हम पूरा साल चेक करते हैं, और जितनी इंडस्ट्रीज जो वायलेशन के अंदर हैं, फॉर इंस्टेंस स्टील मिल्स हैं या जो भी हैं जो ज्यादा स्मोक एमिट करती हैं, तो हमने उनको एक जो हमारा लीगल एक्ट के तहत प्रोसीजर है, हमने उनको नोटिस भी दिए, हमने उनकी पर्सनल हियरिंग भी की, और उसके बाद अब हमने उनके केसेस बनाकर एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिए हैं कि अगर ये अपनी मेजर्स नहीं ले रहा तो आप हमें डायरेक्शन दे ताकि हम इनका ऑपरेशन बंद करें। फैक्ट्रीज हम वैसे बंद भी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ट्रिब्यूनल को उनके केसेस भी जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा साजिद साहब, ये इंडियन में ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये तो नहीं हो सकता कि स्मॉग बिल्कुल ही ना आए और खत्म हो जाए, लेकिन उसकी क्या आप ये कह सकते हैं कि इन मेजरमेंट्स के नतीजे में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल स्मॉग और उसके जो डैमेजेस हैं वो कम होंगे? बेसिकली सिमल, इसके अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि देखो, इसके अंदर ना ट्रांसपोर्टेशन का रोल जो है ना 43% है, जो उसकी कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद जब ये मूंजी की फसल कटती है ना और धान जलना है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है। देखो, अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 144 इम्पोज किया है
और ये आपको पता है पंजाब का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रूरल एरिया है, ठीक है, ओपन एरिया है। अगर ये वो धान के जलने को कंट्रोल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में स्मोक कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत कम होगा। देखो इंडस्ट्री बिल्कुल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग उसको चेक कर रहे हैं, हम लोग जितनी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, मगर हमको बाकी एलिमेंट्स भी देखने हैं। अब देखो एसटीवी ट्रांसपोर्ट जितनी है और लाहौर में जितने ट्रैफिक के मसाइल आपके सामने हैं, अब पीसीबी का ये जो अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अब 3-3, 4-4 घंटे हमें यहाँ से ऑफिस से निकल के किसी मेन रोड पे जाने में लग रही है। ठीक, सही तो कह रहे हैं। ऐसे में देखो जब कंजेशन होगा ऑब्वियस बात है स्मोक का लेवल बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें जो है ना 3-4 चीजें लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेंगी। बिल्कुल सही। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट अपने तौर कोशिश कर रहा है साजिद बशीर साहब के मुताबिक, जो कि स्पोक्सपर्सन इन्वायरमेंट हैं। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटरलिंक करके करने वाला काम है, और अगर ये कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाए तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ हम स्मॉग को बहुत हद तक कम कर सकेंगे, बल्कि लोगों की सेहत पर जो उसके नेगेटिव असरात हैं उसको भी कम कर देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत से इदारे ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम डेवलपमेंट के लिए बढ़ा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, सिस्टम ला रहे हैं ऐसा जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। तो एक ऐसा ही सिस्टम इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, और बड़ा ज़बरदस्त ये क्रेडिट उनके हिस्से में जाता है कि पटवार खानों को डिजिटलाइज़ कर दिया, ना सिर्फ कंप्यूटराइज बल्कि डिजिटलाइज़ करके ऑनलाइन अवेलेबल कर दिया। और उससे जो प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऐसे बहुत से मसाइल थे, वो हल हो गए, और एक मॉडल तैयार कर लिया जो पूरे मुल्क में जब ये रेप्लिकेट होगा तो यकीनन इससे बड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन वहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के ही ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट से चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा चर्चा हमने सुना एलडीए सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मनसूबाबंदी का, जो कि मार्च में शुरू हुआ, 10 माह में कंप्लीट होना था। लेकिन मसला ये है कि ऑन ग्राउंड एक अपार्टमेंट भी आपको नजर नहीं आ रहा, इवन बुनियादें ही मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। सितंबर है और दिसंबर में कंप्लीट होना था। तो इन दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। स्पोक्सपर्सन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आसिम शौकत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैंने कहा मॉर्निंग है, अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए तो हम आगाज भी अच्छी बात से करते हैं कि गवर्नमेंट का क्रेडिट बड़े जबरदस्त कि पटवार खानों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर गए और इस्लामाबाद में एक मॉडल कायम कर दिया। हाउ हार्ड वाज दैट? अच्छा, ये एक बड़ा ही यूनिक इनिशिएटिव था। इन वर्ल्ड के साथ, डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ एट पार आने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड है ना सिर्फ ये कि वो कंप्यूटराइज्ड हो, वो डिजिटलाइज हो। देखें ना, 4 चीज़ें आप देखें। जो प्रॉब्लम आता है वो आता है टाइटल में, एक फाइल 10-10 जगह बिक चुकी होती है, टाइटल ही क्लियर नहीं होता। प्रॉब्लम आता है कि आपका ये आता है कि ज़मीन की एक्चुअल लोकेशन क्या है, टाइटल क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, और पोजेशन किसके पास है। आखिरी दिन तक यही पता नहीं लगता था। नाउ आपकी जितनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जीआईएस है, सैटेलाइट इमेजरी है, ड्रोन्स हैं, उसके साथ हमने ये चीज डिजिटलाइज कर दी है कि विद अ सिंगल क्लिक एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन रही है। विद अ सिंगल टच आपको ये पता लग जाएगा कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं एक्चुअली वो किसके नाम है। नंबर 2, एक्चुअली वो कहां लोकेटेड है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि जनाब वो फ्रंट पे है तो जमीन बैक पे होगी। एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, कोई ये नहीं कह सकता ये 2 कनाल जमीन है, बाद में वो 2 मरले निकले। एक एक चीज जो है आप पहले से मुसद्दका रिकॉर्ड में देख सकेंगे। खुसूसन जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो आपके रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन बेचारों का 90% प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं और बाद में धोखा हो जाता है और फिर सुनवाई नहीं होती। 50% केसेस जो हैं हमारी अदालतों में वो जमीन के हैं, और जो रेजोल्यूशन उनकी रेशियो है वो उससे भी कम है, बहुत ही कम है। इसमें आपकी जो लिटिगेशन है, इंशाल्लाह जहां जहां डिजिटलाइजेशन हो जाएगी वहां आपकी लिटिगेशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू 0। ये बहुत बड़ा एक देखें ना, एक पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये बड़ा मुश्किल भी था क्योंकि मिडिल मैन और इसमें माफिया को निकालना बड़ा मुश्किल काम था। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा फायदा है नेफ्टा की कैप में। इसमें आपकी प्लानिंग बड़ी बेहतर हो जाती है। आपको ये पता लग जाता है कि दही इलाका कौन सा है, शहरी इलाका कौन सा है। आपको ये पता लग जाता है कि ग्रीन इलाका जो है, जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, वो कौन सा है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कहां बन सकते हैं, नाले कहां थे, जंगलात कहां थे, हर चीज सिस्टमैटिक हो जाए। देखिए ना,
300 अरब रुपए की इनक्रोच्ड लैंड थी या अनयूज्ड अपना गवर्नमेंट लैंड थी जिसका पता ही नहीं था। अब 300 अरब रुपए की वो लैंड आप रिकवर करेंगे। 100 बिलियन रुपीस के फॉरेस्ट जो थे वो इनक्रोच हो गए थे, पता नहीं चला कहां चले गए। 300 बिलियन की कल्चर हो या वो माफिया जो लोगों की जमीनों पर काबिज होकर बैठ जाते हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा अहम स्टेप है। अब फर्दर मोर क्या किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाद, अगला स्टेप क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को या कौन से सिटी को पिक किया जाएगा जहां पर ये अब इसके ऊपर काम होना शुरू? अच्छा देखें, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम शुरू हुआ था, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, क्योंकि ये पाकिस्तान के 3 मेन अर्बन सेंटर्स हैं और यहीं ज्यादा ये एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन की भी और लैंड सेलिंग और परचेजिंग की भी। तो उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे कि विद इन अ मंथ लाहौर जो है वो डिजिटलाइज होने जा रहा है, क्योंकि लाहौर एक बड़ा पुराना और कल्चरल सिटी था। लाहौर में 2-3 सेक्टर्स में काम हो रहा था, कुछ आपका न्यूली डेवलप्ड लाहौर था, कुछ आपका अंदरून शहर था, ओल्ड सिटी थी, कुछ आपका जो ये पेरिफेरी एरिया है जिसके अंदर दही इलाके हैं वो है। इसको 2-3 जोन्स में डिवाइड करके लोगों को ओनरशिप दी जा रही है, उनको टाइटल दिया जा रहा है और इसके अंदर ये तमाम डिजिटलाइजेशन जिसके अंदर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको यूज करते हुए, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हुए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल डेवलप हो रहे हैं ताकि आप सिंगल क्लिक पे अपनी जमीन के मुसद्दका जो कॉपी है वो हासिल कर सकें और आपका जो जान है ना वो ये पटवार खाने से छूटे जिसके अंदर 10-10 जगह आपकी एंट्री हो जाती है। नंबर 2, जो तगड़ा आदमी है ना, तगड़ा आदमी वो पटवार खाने को इन्फ्लुएंस करके गरीब आदमी का हक मार लेता है। अब ये मुमकिन नहीं है। वंस इट इज डिजिटलाइज्ड, उसके बाद नोबडी कैन चेंज। फिर जिसने पेमेंट की है उसी की फर्द होगी और उसी से आगे इंतकाल भी हो सकेगा। और अदालत में देखिए, अदालत में 1 सेकंड में, एक ही दिन में एक डिजिटलाइज्ड रिकॉर्ड उसके सामने आ जाएगा। वो जो 10-10 साल पेशियां चलती थी उससे जान छूट जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन आसिम साहब, अब आप ये भी देखिए कि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करती है तो वी अप्रिशिएट इट एज वेल। हमें टैग लगा दिया जाता है कि शायद हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बात करते हैं और अच्छी चीजें डिस्कस नहीं करते, तो ये एक अच्छी चीजें थी। लेकिन एक चीज में गवर्नमेंट हमेशा 3 सालों से नाकाम नजर आ रही है और वो है डेडलाइन को मीट करना। आपने भी कह दिया कि अगले 1 महीने में आप देखिएगा कि लाहौर डिजिटलाइज हो जाएगा। आई डाउट दैट। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने टाइम और डेडलाइन की क्रेडिबिलिटी खुद खराब की है। ऐसे में ही मैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाना चाहूंगी जो कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मार्च में शुरू हुआ। 10 अप्रैल को उसका संगे बुनियाद वजीर आजम ने हलोकी के मकाम पर रखा था, आपको याद होगा, और कहा गया कि 10 माह में ये मसलूबा मुकम्मल हो जाएगा। मार्च से लेकर दिसंबर तक तकरीबन 10 महीने बनते हैं। अभी तक वहां पर एक अपार्टमेंट नहीं बना, डिजाइन फाइनल नहीं हुआ, बुनियादें तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं। अच्छा सिमल, आपने 2-3 क्वेश्चन किए, इसमें कुछ तो मैं तस्हीह कर दूं। और पहली चीज तो ये कि इट इज नॉट फॉर 10 मंथ्स, इट वॉज फॉर 18 मंथ्स। ये कहीं मिस रिपोर्ट हुआ है। बुनियादी तौर पर ये 18 माह का प्रोजेक्ट था जिसमें 4000 अपार्टमेंट्स बनने थे, 125 ब्लॉक्स खड़े होने थे। दूसरी बात, आपने कहा कि एक भी अपार्टमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। देखें, ये जो इस स्केल के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 1 बाय 1 नहीं चलते, वो साइमल्टेनियसली 125 ब्लॉक्स तैयार होंगे और वो ये चूंकि 1+4 किस्म की इनकी कंस्ट्रक्शन है, 4 फ्लोर्स की, और ये इकट्ठे ही ब्लॉक्स तैयार होंगे। अभी लैंड डेवलपमेंट चल रही है, लैंड की जो लेवलिंग है वो हो रही है उसमें। हाँ, इस 6 महीनों में अगर बुनियादें मुकम्मल नहीं हुई हैं तो आप अगर चलें, मिस रिपोर्ट को भी छोड़ दें, 10 महीने, आप 18 महीनों पर भी आ जाएं, तो 6 महीनों में सिर्फ बुनियादें मुकम्मल होना, आपको लगता है कि इस कदर बड़े लेवल का मेगा प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा? आप अभी भी ये कह रहे हैं कि 10 नहीं चले, मैं 18 मान लेती हूँ कि 18 माह में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सिमल, 2 चीजें हैं। एक तो यस, आई एग्री, इनिशियली ये थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार रहा क्योंकि ये एक इनोवेटिव आइडिया था। इसमें डेवलपमेंट फाइनेंस की बजाय मॉर्गेज फाइनेंस यूज होना था, बैंकों की तरफ से पैसा रिलीज होना और अवाम की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना, नया प्रोसीजर था, उसमें थोड़ा सा देर हुई। लेकिन मोबिलाइजेशन मनी LD की तरफ से रिलीज हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो जो ग्राउंड लेवलिंग का काम है वो हो रहा है और यही वो बुनियाद है जिसमें टाइम लगता है। कुछ चीजें प्रोसीजरल इश्यूज जरूर आ रहे हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे रिजॉल्व हो रहे हैं। तीसरी चीज आपने कही कि डिजाइन फाइनल नहीं है। देखिए, डिजाइन इसका अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। जो फर्क लोग नहीं कर पाते वो डिजाइन और लेआउट है। लेआउट लोग समझते हैं कि डिजाइन से शायद लेआउट मुराद है कि नक्शा चेंज होने जा रहा है, 2 बेडरूम थे अब सिंगल बेड होने जा रहा है, 2 वॉशरूम थे किचन गायब हो रहा है, ऐसी चीज नहीं। देखिए, डिजाइन क्या होता है, जब इतनी बड़ी बिल्डिंग शुरू होती है ना तो जगह जगह सॉइल टेस्ट होते हैं। कहीं पर आपका सॉइल टेस्ट कहता है कि 10 फुट डिगिंग करनी है, कहीं पर सॉइल टेस्ट कहता है कि 12 फुट डिगिंग कर दे, जस्ट टू मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग। ये डिजाइन रिव्यू से कहते हैं जो कि आखिर तक चलता रहता है। कहीं पर 3 पिलर खड़े करने हैं, कहीं पर चौथा पिलर ऐड कर देते हैं बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। देयर इज हार्डली एनी डिजाइन इशू।
हाँ, मैंने एडमिट किया कि प्रोसीजरल इशू आसिफ हैं साहब, वो नियत रिजॉल्व कुछ हो रहे हैं, नहीं है। वंस फॉर ऑल वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स आपने है। कहा जी। कि डे टू डे इश्यूज आते हैं, वी अग्री कि इतने बड़े जी। प्रोजेक्ट में इश्यूज आ सकते हैं और गवर्नमेंट की नीयत पर भी हमें कोई शक नहीं है, Thank you. लेकिन वहीं पर अगर एक वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान साहब मुस्ताफी होते हैं और उसके बाद एलडीए अबैंडन कर देता है इस प्रोजेक्ट को, इस तरह के खुडे लाइन लगा दिया जाता है, 1 अरब की ब्रिज फाइनेंसिंग में से सिर्फ 50 करोड़ इस्तेमाल होते हैं और उसको कोई देखा होता और फिर बैंक्स भी रिजर्व हो जाते हैं और पैसा देने से इनकार कर देते हैं, तो ये इशू डे टू डे के नहीं है, ये तो मुझे लगता है सॉर्ट आउट करने के हैं। अच्छा, फिर 2-3 इशू हो गए। बिल्कुल एसएम इमरान एक बड़े डायनामिक हमारे दोस्त थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। ऐसे नहीं हुआ कि एलडी ने इसको अबैंडन कर दिया। 50 करोड़ रुपए की जो ब्रिज बनी थी वो रिलीज़ हुई और परसों ही 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मजीद जो हैं वो रिलीज़ हो गए हैं, इसलिए ये तो कंटिन्यू हो रहा है। बैंकों ने पैसा रिलीज़ करने से इनकार नहीं किया। मैंने आपको बताया कि ये मॉर्गेज फाइनेंस था, जैसे जैसे अलॉटीज अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते जा रहे हैं पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन एस्क्रो अकाउंट में ये तमाम पैसा रिलीज हो जाएगा, नेफ्टा जो है जो 3 लाख पर हाउस की एक सब्सिडी है वो भी रिलीज कर देगा। अभी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से जो हमारे रीजनल ईडी हैं उनकी बात हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये कहा है कि अगर ये प्रोसीजरल इश्यूज और 1-1.5 माह में रिजॉल्व हो जाते हैं, ये स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, तो दे आर क्वाइट होपफुल कि 18 माह के अंदर अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि 18 माह के अंदर अंदर ये अपार्टमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एज पर जो हमारे जो मेन 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने यही कहा है कि अभी पेस ऐसी चल रही है कि अगर तमाम मामला स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, जो डे टू डे प्रोसीजरल इश्यूज हैं, तो ये 18 माह के अंदर होपफुली सर ये आप उम्मीद तो बहुत दिला रहे हैं और चीजें जो हैं वो आपके मुताबिक बड़ी स्ट्रीमलाइन भी जा रही हैं, तो चलें इंशाल्लाह देख लेते हैं माह में ये कंप्लीट होता है या नहीं, क्योंकि यकीन जानिए इससे उस आदमी का ख्वाब पूरा होगा जिसके लिए सारी जिंदगी वो मेहनत करता रहता है। एंड वी आर ऑल अप फॉर दैट। ये उम्मीद ही है जो आपको जिंदा रखती है। वेल, थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर कमिंग इन एंड गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। और हमें जाना एक ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हमने आज की तारीख के हवाले से किया था कि 16 साल उस क़यामत के ज़लज़ले को जिसे हम सब ने विटनेस किया, हम सब ने साथ मिलकर ना सिर्फ फ़ाइट किया उसके रेस्क्यू में, बल्कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर चली। लेकिन वहीं पर एक सवाल ये खड़ा हुआ कि रेस्क्यू करने में या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में, मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजीज़ में, और अब उसमें कितनी बेहतरी आई है। एक ऐसा ही इदारा जो गवर्नमेंट ने बनाया जिसमें इमरजेंसी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है किसी भी हादसे में, वो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट। रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, लेकिन आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। डीजी रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। डॉक्टर साहब, 16 साल गुजर गए उस ज़लज़ले को जिसे हम सब ने न सिर्फ विटनेस किया बल्कि महसूस किया और एक कौम बनकर हम सामने खड़े हो गए, लेकिन सिस्टमैटिकली हमें रियलाइज हुआ कि बहुत सी तब्दीलियों की, बहुत सी बेहतरी की ज़रूरत है। आज आप क्या समझते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जी, उस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारा बुनियादी निजाम था वो नहीं था हमारे पास। बेसिकली अगर हम किसी डे टू डे इमरजेंसी को भी रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते, कोई हादसा हो जाता था, कोई बिल्डिंग को नदम हो जाती थी, तो उसके लिए हमारे पास अगर कैपेसिटी नहीं थी, उस वक्त इधर उधर से वसाइल इकट्ठे करके तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते थे, कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्स नहीं था। तो अगर वहां से जब रेस्क्यू 1112 का आगाज हुआ और उसके बाद आज अगर हम देखें तो अब तक एक ऐसा निजाम बना है जो कि पूरे जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल है। आज पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में एक निजाम ऐसा मौजूद है जिसमें कि इमरजेंसी कोई भी हो उसमें फौरन बर वक्त रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और अब तक 99 लाख लोग जो है वो इस प्रोसेस से रेस्क्यू हुए और एक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 7 मिनट्स रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक उस स्टैंडर्ड के ऊपर है। जब मुश्किल हुआ तो मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, तकरीबन जिसने अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया। और रिस्पॉन्स टाइम वो 4 मिनट का लेकर आए हैं। पंजाब के हमने नॉर्थ डिवीजन हेडक्वार्टर्स पे किया है और अब हुकूमत पंजाब ने उसकी एक्सपेंशन को अप्रूव कर दिया है बाकी 27 अजला के अंदर। न सिर्फ ये बल्कि हम एक और चीज जो बल्कि रिसेंटली हुकूमत पंजाब ने जो इस वक्त अप्रूव की है कि हम अपनी एयर रेस्क्यू सर्विस भी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और उस एयर रेस्क्यू सर्विस के अंदर खासा जिस तरह आपने देखा था जो मुश्किल दूर दराज इलाके थे जिसमें जाना बहुत मुश्किल होता था,
वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आपने देखा कि सारी हिल्स में, हिली एरियाज में ये सारा इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पे जाना, वहां पे किसी को जख्मी को निकालना, वहां से वापस लाना, लैंडस्लाइड से रास्ते कट ऑफ हो चुके थे, तो वो बहुत मुश्किल चैलेंज था। तो उसकी वजह से अब ये रेस्क्यू सर्विस भी खसूसी तौर पे ये पिंडी के लिए, जहाँ पे उनके मरी हिल्स हैं, काला चिका पहाड़ की रेंज है, सॉल्ट रेंज है, इसी तरह कोहे सुलेमान की जो बेल्ट हमारी डीजी काम में, वहां पे बहुत मुश्किल था, वहां पे चैलेंजिंग रूट्स हैं। वहां के लिए रेस्क्यू सर्विस भी शुरू करने जा रहे हैं, जो अब उन्होंने इम्प्रूव किया है। तो पंजाब ने कि जी अब 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आला साहब की ख्वाहिश है कि 9 जो है डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सबके लिए शुरू करें, ताकि जो दूर दराज मोटरवे पे कोई इमरजेंसीज होती है कुछ और रिस्पॉन्ड कर सके। टाइम बड़ा मैटर करता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, हमने रेस्क्यू टीम बनाई, उसके बाद 1 साल बाद पहली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई। हमने देखा बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास कोई निजाम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेन टीम्स नहीं थी, और तो 1 साल बाद हमने पहली टीम बनाई। उसके बाद बाकायदा हम उस प्रोसेस पे उसको ट्रेन करते रहे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाएं। 2015 में हमें रजिस्ट्रेशन मिली, जब हमने रिक्वायरमेंट सारी मीट की तो हमें रजिस्ट्रेशन मिली यूएन की, और उसके बाद 4 साल 3 से 4 साल का अमल था, जिसमें कि उनकी पूरी हमें उन स्टैंडर्ड्स पे आना था जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ताकि एक गरीब की जरूरत हो तो हम इवन ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हेल्प कर सके बल्कि इंटरनेशनली भी डिप्लॉय कर सके। और ये पाकिस्तान के लिए बेहद फख्र की बात थी कि पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी की है, उसको यूनाइटेड नेशंस ने, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने, जो इकरार उनकी इस चीज की बॉडी है, उसने इनको सर्टिफाई किया। और आज ये पहली टीम है जिसको जनूबी एशिया में यूएन सर्टिफिकेशन मिली है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात। बिल्कुल, और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी लीडरशिप में इस टीम ने बहुत ज्यादा ना सिर्फ इवॉल्व किया है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन जहां हम बेयारो मददगार थे और इंटरनेशनल टीम्स का इंतजार कर रहे थे, हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए कि इंटरनेशनल इदारे हमें सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हासिल की है हमारे इस इदारे ने। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी कि आज कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कोई दिन हो चाहे रात हो, आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई जंजला हो, इवन जानवर भी अगर चले जाते हैं उनको भी रेस्क्यू करने के लिए आज रेस्क्यू 112 हरदम तैयार रहता है। 2-4 चीजें जो इस वक्त अब मैं समझता हूँ कि हमने साथ साथ जब ये की है, उसके साथ साथ अब हमारी कोशिश ये है कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम रेजिलियंस और कम्युनिटी लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स को बेहतर करें। तो आज हमने जो कम्युनिटी का हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसमें हम हर यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना रहे हैं। वो जो भी टीम अपनी ट्रेनिंग हासिल करना चाहती है, सिर्फ उन्होंने जाकर रजिस्टर होना है हमारे स्टेशन के ऊपर, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारी कोशिश ये है, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई, हर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमारे पास ट्रेन टीमें हो, ताकि खुदा ना खास्ता कोई भी इस किस्म का सानिया हो तो हम उसको बर वक्त रिस्पॉन्स कर सके। दूसरी चीज, मैं सबको आज जो इस चीज पे अपील करना चाहूंगा, अगर हमने अपनी रेजिलियंस, जिसको हम आज नेशनल रेजिलियंस डे कहते हैं, 8 अक्टूबर के नाले से बनाया जाता है, उसमें जरूरत इस चीज की है, जब आगे हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, क्योंकि जाना हमने आगे ही है, सारा हम फर्टाइल ग्रीन एरिया को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऊंची बिल्डिंगें बननी है। तो जहां पे वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, वहां पे मेरी सबसे अपील होगी कि अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। वहां पे सही अखराज के रास्ते जरूर रखें, एग्जिट्स रखें, वहां पे प्रॉपर हाइड्रेंट्स लगाएं, और वहां पे उसकी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है वो जोन के मुताबिक उनके स्पेशल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई जल्जला भी हो तो उस सूरत हाल में आप लोग सेफ रहे। मरगला टावर्स में जो हमने हालत देखी, या हमारी उस वक्त जो दूसरे कुछ 3 जो स्कूल बने हुए थे, कुछ और थे, वो स्टैंडर्ड पे नहीं थे, तो उसकी वजह से जो अब बात हुई तो वो बहुत सारे लोग शहीद हुए इस प्रोसेस के अंदर। तो मेरी सबसे ये अपील होगी कि जो भी आगे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सारी दुनिया ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स पे गई है, उसको सिर्फ अपने सेफ रखना है और चंद पैसे बचाने की खातिर उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करें। तो ये अगर हम साथ साथ चीजों को इंश्योर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कल को हम सेफ्टी की तरफ भी जा सकेंगे, और जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन और ये चीजें होंगी वो सेफ भी होंगी, और साथ खुदा ना खास्ता जब इमरजेंसी होगी उसका हमने एक अच्छा निजाम और इफेक्टिव निजाम आज बना लिया है। वो आज पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा के सारे जिला में एक्सपेंशन उसकी प्रूव हो गई है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में, चूंकि बड़े दूर दराज इलाके हैं, वहां पे जिस वक्त लैंडस्लाइड आती है वो सारा कट ऑफ हो जाता है। आज वहां पे भी निजाम बना है। बलोचिस्तान वाले कुछ एफर्ट कर रहे हैं, वहां पे अभी आरसी का कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अल्लाह ताला करे कि सिंध में भी जो सारे लोगों को यही एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि वो एक नंबर डायल करेंगे तो बगैर अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर उनको सर्विसेज मिलेगी, और वहाँ के लोग भी एक दर्द रखते हैं ताकि वहाँ पे जो है वेरी ट्रू रिजवान साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे पाकिस्तान में जब एक नंबर मदद के लिए मौजूद होगा तो वो डिपार्टमेंट ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि इन्वॉल्व भी करेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन दिस